दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं भाई साहब, उसी क्रम में आज की एक कंपनी लॉ की क्लास बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परसेंटेज में चार चांद लगा देगी भैया, परसेंटेज चमका देगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने लिखा भी अपने थंबनेल पे कि 100% एग्जाम में क्वेश्चन के आने की गारंटी रहेगी। भाई साहब ये चीजें तभी हम लिख सकते हैं जब अपने कंटेंट में दम रखते हैं, कंटेंट में क्वालिटी रखते हैं मेरे भाई। दोस्तों बताना चाहेंगे मात्र एक ही क्लास में, देखिएगा मात्र एक ही क्लास में यूनिट 2 को संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, लोगों का ये डाउट रहता है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है। भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर जितनी यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में उतना लिखना तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज कहता हूं कि अगर आपके सब्जेक्ट में आपकी यूनिवर्सिटी में कंपनी लॉ नाम का विषय अगर है मेरे भाई, तो समझ लीजिए कि ये क्लास आपके लिए है। पहली बात। दूसरी बात, अपने तसल्ली के लिए अगर आप चाहें तो आप सिलेबस मैच कर सकते हैं, और सिलेबस आपको कहां मिलेगा? अपना परिवार है टेलीग्राम चैनल एम-बेस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म बीएससी एम-बेस शिवम, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और हम आपको वहां पे सिलेबस सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अपना सिलेबस वहां पे आप मैच कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी के साथ। चलेंगे अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात और हम आपको सिंपल बताना चाहेंगे, इससे पहले की वीडियो में मेरे भाई, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्या किया था, कंपनी लॉ की यूनिट 1 हम आपको पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। एक भी चीज नहीं छोड़ी थी, उसमें भी 100% लिखा था। टॉपिक वाइज हम आपको चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी बाद में होंगी, और बाद में फिर आप बताना कि क्लास सच में पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है या नहीं है ना। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जो मेरे भाई बहन है जो नोट्स लेना चाहते हैं, जो लास्ट टाइम पे अपने नोट्स खुद नहीं बना पाते हैं, उनके लिए भाई साहब ये चीज़ रहेगी। बाकी अगर आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं तो मुझे लगता है बना लीजिए, 199 रुपये में क्या ही होगा, है ना। पूरे खुद के मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मुझे पता रहता है कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ तक खेलेगा, किस अंदाज में चीज़ें पूछी जा रही हैं, नए क्वेश्चन कैसे अपडेट हो रहे हैं, सारे PYQ सबको एनालाइज करने के बाद हमने ये नोट्स बनाए थे। तो आप चाहें तो प्राइजेस सब आपके सामने लिखें। ठीक है, 199 में चारों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अब आप कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्राइस कम कर दो। भैया प्राइस कम करना संभव नहीं है। मॉडल लेने भी जाएंगे तो वहां पे 200-300 पेज होते हैं, यहाँ पे अपने सिलेक्टेड रहते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के साथ हमने जो नोट्स दिए हैं, एग्जाम्पल दिया है, देसी एग्जाम्पल विदेशी एग्जाम्पल, है ना, आसान भाषा में जिस तरह से बच्चा समझ सकता है, सब चीजें इसमें लगाई हैं, और गारंटी है भाई साहब कि आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी इंट्रो तो मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक, चलेंगे। पहली हेडिंग आपकी रहेगी कि भैया शेयर क्या है। शेयर से रिलेटेड आपसे जो चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। देखिएगा, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी की सबसे जो छोटी इकाई मैं कहता हूं वो होती है शेयर। यानी कि दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने कंपनी में भागीदारी देते हैं, उन्हें हिस्सेदार बनाते हैं। तो भाई साहब वो कह देते हैं कि भैया इस व्यक्ति ने शेयर खरीद लिया। अच्छा, जो शेयर खरीदता है वो हमारा मेरे भाई शेयर होल्डर हो जाता है। हमारा नहीं, कहने का मतलब कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी डेफिनेशन सबको समझेंगे, बढ़िया अंदाज में सुन लो। शेयर इज अ यूनिट into which the total share capital of a company is divided। कहने का मतलब है कि शेयर मेरे भाई कंपनी की एक कैपिटल है, अंश पूंजी होती है, और उसकी एक सबसे छोटी इकाई होती है जो कंपनी में व्यक्ति के ओनरशिप यानी कि स्वामित्व को दर्शाती है। अब स्वामित्व भी इसमें कई टाइप का हो सकता है। कई लोग इस प्रकार के सदस्य बन जाते हैं शेयर के बाद जो वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, केवल उनका शेयर खरीदने तक का अधिकार रहता है, बाकी वो शेयर बेच सकते हैं, उनका जो लाभांश है वो उनको दिया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, हम सब पढ़ेंगे, सब समझेंगे। अभी भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं मेरे भाई, है ना, आसान भाषा के साथ हम इस चीज को जरा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बढ़िया अंदाज में। इसको देख लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, जब कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो है अपनी कंपनी कैपिटल को छोटे छोटे भागों में मेरे भाई क्या करती है, बांटकर शेयर जारी करती है। ध्यान रखिए। और एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी। क्या बताया था कल? मैंने कहा था कि जो कंपनी होती है, कंपनी तो 3 टाइप की मैंने आपको बताई थी। चूंकि एक बताई थी मैंने प्राइवेट कंपनी, दूसरी बताई थी आपको पब्लिक कंपनी, और तीसरी मैंने आपको बताई थी OPC, है ना। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, मैंने बताया था कि इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होते हैं, OPC में 1% कंपनी में 1 सदस्य होना जरूरी है कम से कम। दूसरी चीज, शेयर जो जारी करने का अधिकार होता है मेरे भाई, वो पब्लिक कंपनी को होता है। किसको होता है? पब्लिक कंपनी ही मेरे भाई शेयर जारी कर सकती है। इस चीज को भी आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी को यह अधिकार नहीं होता है।
ठीक है। तो जब इसको अधिकार नहीं होगा तो प्रोस्पेक्टस कौन जारी करेगा? भाई साहब मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टस भी पब्लिक कंपनी जारी करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसी को शेयर जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है। और ये क्या करती है? शेयर एक तरीके की पूंजी होती है, कैपिटल जुटाने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये जो चीजें की जाती है मेरे भाई, प्राइवेट कंपनी जब अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज कर लेती है तब ये सारी सब चीजें संभव है। तब फिर उसके पास अधिकार हो जाता है। कैसा अधिकार हो जाता है? कि वो फिर अपने आसानी के साथ क्या कर सकती है? शेयर निकाल सकती है ना। जब वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में चेंज हो जाएगी तो फिर तो उसके पास अधिकार हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जरा हम समझ लेते हैं। पहले यहां पे समझ लो कि जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब जरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम जरा समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि शेयर कंपनी की कैपिटल का एक भाग होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, शेयर कंपनी की कैपिटल का एक प्रमुख भाग होगा। ठीक है। दूसरे की बात करेंगे कि शेयर खरीदने वाला व्यक्ति जो है उसको कहते हैं मेरे भाई शेयर होल्डर, यानी कि अंशधारक वो व्यक्ति कहलाता है। एक मिनट रुकिएगा, है ना। क्या कहलाता है? अंशधारक कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज हम इसका लगाते हैं, समझिएगा, है ना। शेयर, अब जो शेयर खरीदेगा वो तो शेयर होल्डर बन ही जाएगा। इंपोर्टेंट जो पॉइंट हम समझ रहे हैं उसमें तीसरा पॉइंट है कि शेयर होल्डर को कंपनी में ओनरशिप का राइट मिल जाता है, स्वामित्व अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि शेयर कंपनी के लिए कैपिटल राइजिंग यानी कि पूंजी जुटाने का मुख्य साधन होता है, तभी वो शेयर जो है वो निकाले जाते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे कि शेयर होल्डर को डिविडेंड लाभांश प्राप्त हो सकता है। अब भैया जो व्यक्ति शेयर खरीदेगा उसकी अपने पास एक वैल्यू हो जाएगी, उसके पास अपना एक एसेट हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं कंपनी का कहीं ना कहीं, मैंने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है मैं उस कंपनी का थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं सही तो थोड़ा बहुत मैं सदस्य बन चुका हूं, मेरा भी उसमें शेयर हो चुका है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब उसको लाभांश के लिए ये सब चीजें निकाली जाती हैं। सब चीजें मेरे भाई एमओए में पहले से वर्णित होती है कि कितना शेयर निकालना है ना। अब इस वीडियो में हम सब समझेंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, है ना। कैपिटल जो है वो कितने प्रकार की शेयर के लिए हम निकाल सकते हैं, कितनी निकाल सकते हैं, सब चीजें जानेंगे। तो ये सब चीजें पहले से एमओए में वर्णित होती है। मैंने यूनिट 1 में आपको सब चीजें कंप्लीट करा दी। अच्छा, एमओए क्या है? एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका जो काम होता है समझ लीजिएगा एक साथ, है ना। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो काम होता है उसका काम होता है मेरे भाई ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करना। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य का निर्धारण करना, बताना कि भैया काम क्या क्या होना है। ठीक है। इसके मतलब ये एक तरीके से बाउंड्री खींचती है, इसके आगे फिर वो कंपनी नहीं जा सकती। ठीक है। और इसके पावर्स की यहाँ पे बात होती है कि वो पावर्स भी देती है कि किनको क्या पावर्स देना है। अच्छा, ये काम ये करता है। एक और टर्म होता है इसमें एओए। जिस तरह से एमओए जरूरी है उसी तरीके से एओए भी जरूरी है। अब एओए क्या है? एओए होता है भाई साहब राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात होती है। किसकी? राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की मेरे भाई यहाँ पे बात होगी। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे किसको कौन से अधिकार देने हैं, किसका क्या दायित्व है ना। और ये कहेंगे तो ये एक आंतरिक नियमावली होती है कि इंटरनल जो काम करना है, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, सब जो काम करेंगे उनके लिए एक रूल्स बनाने का काम करती है। एमओए मेरे भाई एक मेन चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। मेन जो दस्तावेज है वो मेरे भाई एमओए होता है। भाई साहब आपको परखना पड़ेगा कि अच्छा टीचर है, मतलब जो सामने वाला पढ़ा रहा है व्यक्ति, उसको नॉलेज वाकई में है या नहीं है ना। चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं कि भाई उठाया कोई भी वीडियो देखा और देखते चले गए। भाई साहब ऐसा मत करिए, है ना। आपका एक एक घंटा, एक एक मिनट भी आपका मेरे भाई कीमती है। समझिएगा चीज़ों को। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन देसी एग्जाम्पल, है ना। देसी एग्जाम्पल समझाएंगे फिर विदेशी समझाएंगे, समझ लीजिएगा। अच्छा, देसी एग्जाम्पल में हम समझते हैं सबसे पहले कि जैसे किसी दुकानदार को बड़ा करने के लिए, माफ करना, दुकानदार को नहीं, दुकान को अगर कोई व्यक्ति बड़ा करना चाहता है तो कई लोग पैसा लगाकर अपनी हिस्सेदारी वहां पे लेते हैं। अब वो क्या करेगा कि अपनी पूंजी जुटाने के लिए शेयर निकालेगा। वो कहेगा कि भैया आओ, है ना, आओ और हमारी जो चीजें हैं वो खरीद लो। जैसे कल मैंने बताया था कि जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो शेयर खरीदने के लिए लोगों को आमंत्रित उसमें किया जाता है कि भैया आओ मेरे शेयर खरीद लो, देख लो कि कैसा क्या है। और पूरी पारदर्शिता मेरे भाई उसमें बनी रहती है चीजों में। तो सेम चीज इसमें भी है कि कई लोग जो है वो पैसा लगाकर खरीदारी अपनी लेते हैं। वैसे ही कंपनी में शेयर खरीदकर लोग मेरे भाई क्या बनते हैं? आपने कहा हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है। अब चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि चीज़ें हमें ज़्यादा कंप्लीट करनी है। 12 से 13 इस वीडियो में आपको हेडिंग देखने को मिलेंगी, तो चीज़ों को तो कवर करना ही पड़ेगा। देखिएगा, किसी कंपनी द्वारा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए शेयर इशू किए जाते हैं, है ना। अब शेयर इशू किए क्यों जाते हैं? भैया बिजनेस का विस्तार करने के लिए। पहली चीज, बिजनेस का विस्तार करेंगे। दूसरी चीज, अब जब बिजनेस विस्तार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपना जो व्यापार है मार्केट में एक तरीके की वैल्यू बना देगा, ब्रांड बना देगा चीजों को। ठीक है। तो शेयर इशू की जाते हैं जिससे इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में ओनरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्टर के लिए लाभदायक होता है कि वो क्या करेंगे?
कंपनी में, उनको तो ओनरशिप मिल जाएगी और भैया जो शेयर कंपनी निकालेगी उससे उसकी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, पूंजी कलेक्ट हो जाएगी। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय मेरे भाई जरूर लिख देना, बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ईमानदारी के साथ लाइक कर देना। अगर देखिए चीज़ें अगर पसंद आ रही तब लाइक कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो भाई साहब लाइक करना फिर बेफिजूली है। चीज़ें पसंद आ रही लाइक करो, नहीं आ रही बिल्कुल मत करो, ठीक है। एक बार बता जरूर देना कि काम मेरा कैसा लग रहा है, मैं जो आपको चीज़ें करा रहा हूँ, है ना। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, चीज़ों को कराने में। देखिएगा टाइप्स ऑफ शेयर्स की यहाँ पे बात करेंगे कि अंशों के प्रकार, कितने प्रकार के शेयर होते हैं, इसको जरा हम समझ लेते हैं। इसमें पहली जो आपकी हेडिंग है इसको देखिएगा, इक्विटी शेयर, है ना। दो टाइप के प्रॉपर्ली शेयर हैं, तो एक तो होगा इक्विटी, पहले तो इक्विटी समझ लेते हैं बाद में हम समझ रहे हैं। देखिए इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर कंपनी के वे शेयर होते हैं मेरे भाई जिनके खरीदने वाले व्यक्ति कंपनी के असली हिस्सेदार या फिर असली मालिक वो बन जाते हैं, है ना। इक्विटी शेयर में क्या है कि जिसने वो शेयर खरीदे वो असली मालिक उस कंपनी के बन गए। अब असली मालिक बनेंगे तो उनको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, है ना। जैसे किसी दुकान को खोलने में 3 लोगों ने पैसा लगाया, है ना, एक दुकान खोली 3 लोगों ने पैसा लगा दिया, अब तीनों दुकान के मेरे भाई मालिक बन गए, तथा फैसलों में उनने क्या किया कि भैया वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि कंपनी में कोई नया काम होना है, क्या चीज़ें होनी है, तो उन सब में वो अपनी राय वगैरह वो आसानी के साथ दे सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। अब जिनने समान उनका अंश हो गया है, तीनों लोग हैं, 3 लोगों ने अपनी कंपनी बनाई है, सबका अपना अपना बराबर समान हिस्सा है, तो फिर तो मालिक हो ही जाएंगे, है ना। दूसरा है प्रेफरेंस। इक्विटी के बाद होता है प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इक्विटी शेयर आप समझ गए कि दुकान के असली मालिक, दुकान में मतलब कंपनी के असली मालिक। दूसरा रहेगा आपका कि प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मतलब होता है कि जो व्यक्ति शेयर वगैरह खरीदते हैं उनको लाभांश दिया जाता है, और लाभांश देने से पहले उनको एक अधिकार दिया जाता है। देखिएगा प्रेफरेंस शेयर कंपनी के वे शेयर होते हैं जिनके खरीदने वालों को लाभांश यानी कि डिविडेंड जो है और पैसा वापस मिलने में पहले अधिकार मेरे भाई दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बात ही समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, देखिएगा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ चीजें कनेक्ट करेंगे तो आएगा समझ में। जैसे किसी बिजनेस में एक व्यक्ति को पहले तय लाभ देने का वादा मेरे भाई किया जाता है, उससे कहा जाता है कि भाई जो आपका मेरा और आपका वादा हुआ है कि हम आपको 7% देंगे, है ना, या फिर 8% देंगे, तो उस वादे के हिसाब से हम आपको इतना देंगे। तो वो वादा पहले किया जाता है और उसके बाद फिर बाकी लोगों को फिर मिलता है ना। अब मेरे भाई जब एक व्यक्ति खरीद लेगा तो उसके माध्यम से या तमाम तरीकों से चीजें और भी खरीदेंगे, तो बाद में क्या है, इसको कहेंगे भैया प्रेफरेंस या फिर प्राथमिकता आपको मिल जाएगी, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको कहेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा, है ना। जैसे कंपनी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पूंजी की जो आवश्यकता है, पूंजी की जो मेरे भाई आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए क्या करेगी, उसको पूरा करने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर से ओनरशिप कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर से रेफरेंस कैपिटल जुटाती है। ध्यान रखिए क्या क्या जुटाती है। देखिए कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को, अपनी पूंजी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इक्विटी शेयर से भाई साहब ओनरशिप और कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर से क्या करेगी, वो प्रेफरेंस कैपिटल जुटाती है। इस चीज को ध्यान रखिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो लिख दो यार, है ना। और दोस्तों का यार भेज जरूर दो जो परेशान हो रहे हो कि भैया क्लास नहीं मिल रही, बेहतरीन क्लास नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये चीज़ भेजना मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक होगा। आप अगर उनकी हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए भगवान आपकी हेल्प करेंगे कि भैया आप एक अच्छे इंसान हो, है ना, दूसरों की मदद कर रहे हैं तभी। बहुत बढ़िया। बात करेंगे तीसरे नंबर पॉइंट की, शेयर कैपिटल क्या होती है, यानी कि जो अंश पूंजी है उनके प्रकार आपको बताने हैं। बहुत बढ़िया डेफिनेशन। देखिए बहुत जल्दी आपको हम लाइव भी मिलेंगे, लाइव आपसे जुड़ेंगे और एक टाइम हम रख लेंगे। आप सब बताओगे किस टाइम आप फ्री रहते हो, क्लास के नीचे एक बार कमेंट कर दो कि आप किस टाइम फ्री रहते हो, तो फिर उसी टाइम अपनी लाइव क्लास चला करिएगी। और जब लाइव क्लास चलेगी तो फिर आप क्या करेंगे, उस टाइम आप हमसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना, हम आपसे बात भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर पूरी जो अपनी एक्टिविटी है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। शेयर कैपिटल वह पूंजी है जो कंपनी शेयर जारी करके प्राप्त करती है। समझ गए शेयर कैपिटल क्या होती है ना। अब देखिए शेयर कैपिटल, सबसे पहले तो हम इसके प्रकार समझ रहे हैं, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल है क्या। तो हमने समझा कि शेयर कैपिटल एक पूंजी है ना, जो कंपनी शेयर जारी करके मेरे भाई प्राप्त करती है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है उनके प्रकार हम समझते हैं, तो उसमें पहली जो हेडिंग पड़ेगी वो रहेगी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि जो अधिकृत पूंजी है उसको यहां पे हम मेरे भाई समझ लेते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी।
चलेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, अधिकृत पूंजी की बात करेंगे कि कंपनी को शेयर जारी करके जितनी अधिकतम पूंजी जुटाने की अनुमति होती है उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। जितनी अधिकतम शेयर, जैसे एग्जांपल से समझ लो कि किसी कंपनी को 10 लाख रुपए तक के शेयर जारी करने की अनुमति है, तो भैया उसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी वो 10 लाख होगी। अब वो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएगा, है ना। और ये सब चीजें पहले कहां लिखी जाती हैं बताओ, एक बार कोई पूछ ले आपसे तो आप कहना सर पहले से ये चीजें MOA में लिखी जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा आपका कि इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल होती है कि भैया जो ऑथोराइज कैपिटल से कंपनी द्वारा जनता को जारी किए गए जो शेयर्स की कुल राशि है ना, जनता को जारी किए गए शेयर्स की जो कुल राशि है उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। आपने कहा सर अभी भी बात समझ नहीं आई ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है ना। देखिएगा, कंपनी ने 10 लाख की अनुमति में से 7 लाख के शेयर जो है वो जारी कर दिए। 10 लाख की अनुमति थी और उसमें से 7 लाख के शेयर जारी कर दिए। अब जो जारी किए 7 लाख के शेयर उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आपका टाइप रहेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या है? अभिदत्त पूंजी क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल होती है कि भैया जो शेयर हैं इन्वेस्टर द्वारा खरीदने के लिए जो चीजें स्वीकार की जाती हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, जैसे 7 लाख की तो जारी किए शेयर, है ना, 7 लाख के जारी किए, लेकिन खरीदे कितने के? आपने कहा सर 6 लाख के शेयर ही खरीदे, तो जितने शेयर खरीदे हैं उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नहीं समझे बात? बताओ, जितने शेयर, मान लिया कंपनी ने 7 लाख के शेयर जारी किए, इन्वेस्टर ने तो 6 लाख के शेयर खरीदे हैं, तो जब 6 लाख के शेयर खरीदे हैं तो जो 6 लाख रुपए हैं उसको भाई साहब सब्सक्राइब कैपिटल में हम काउंट कर लेंगे। समझे कि नहीं? मुझे लगता है कि इतने बढ़िया अंदाज में, इतने सामान्य तरीके से चीजें जो हम आपको समझा रहे भाई साहब, इन सब के लिए तो एक लाइक आपका बनता है। कमेंट में बताएंगे जरूर कि क्लास पसंद आ रही कि नहीं आ रही। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, मांगी गई पूंजी क्या होती है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, मांगी गई पूंजी मतलब जनता से हमें मांगना है, तो मांगने से क्या है, सिंपल सा अर्थ हम यहां पे समझेंगे कि कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से शेयर की कीमत का जितना भाग मांगा जाता है, समझिएगा, कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से शेयर का जितना भाग यहां पे मांगा जाएगा उसको कहेंगे सर कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये बात एक ही लाइन में आपको क्लियर हो गई होगी कि जितना भाग हम मांगते हैं सिंपल सा वही आपकी होती है ना, कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कहेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे पेड अप कैपिटल। भैया चुकता पूंजी, अब हमने मांगा है लेकिन वास्तव में जमा कितनी हुई, शेयर होल्डर्स द्वारा वास्तव में जमा की गई जो राशि है उसको कहेंगे सर पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप में समझा कि हमने जो मांगा है, और पेड अप में हमने क्या समझा कि जितनी फिर जमा हुई है। समझ गए कि नहीं? उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें बहुत अच्छे अंदाज में आप समझते हुए चल रहे होंगे। चलेंगे नेक्स्ट, प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ जरा इसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि बचे कुछ भी ना, छूटेगा नहीं भाई, विश्वास कीजिए, अपने इस भाई पर विश्वास कीजिए, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। और ऐसा नहीं केवल हम आपको यही पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ ही पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, है ना, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ाएंगे, और उसी के साथ साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, प्लस जो आपका माइनर सब्जेक्ट होंगे, चाहे जितने माइनर हो, फिजिकल एजुकेशन, योगा हो या अदर कोई भी आपका माइनर हो, हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। फूड प्रोसेसिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, है ना, सब कुछ हम पढ़ेंगे। परेशान होने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो एक जगह जब ये सारी चीज़ें मिल रही तो आप सब क्यों ना सब्सक्राइब करके अपना परिवार बन जाओ, जुड़ जाओ एमबीएस सिविल स्टडी प्लेटफॉर्म से, और आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी बीकॉम से, है ना। चलेंगे नेक्स्ट, प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किसी कंपनी ने 50 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल रखी है और उसमें से 30 लाख के शेयर जो है वो इशू कर दिए गए। कितने के शेयर इशू किए गए? आपने कहा सर 30 लाख के शेयर इशू किए गए। 50 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल रखी गई थी, 30 लाख के शेयर इशू किए गए। तो मेरे भाई आगे इन्वेस्टर द्वारा जो खरीदी गई राशि है उसको कहेंगे कि शेयर कैपिटल के विभिन्न भागों में वो चीजें दिखाएंगी, है ना। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय अगर नहीं लिखा है तो फिर बेकार बात है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की यहां पे बात करेंगे कि अंशों का आवंटन। देखिए अंशों का आवंटन क्या है, अंशों के आवंटन की बात करेंगे
तो उससे पहले हम जरा इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब कंपनी द्वारा शेयर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का शेयर, आवेदन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको, उनके द्वारा जो शेयर दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे भैया कोई भी स्टेडियम है, वहाँ पे क्या हुआ कि सीटें अलॉट होती हैं, लोग क्या करते हैं अपने आवेदन करते हैं कि मुझे ये सीट चाहिए। जब वो आवेदन कर लेते हैं कि मुझे ये सीट चाहिए तो फिर भाई साहब क्या होगा, उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी कि भैया ले लो, है ना, जो पैसा वगैरह है वो अपना पे करते हैं बराबर से, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं। देखिएगा देसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे किसी कार्यक्रम में सीटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों में से जो सीटें हैं मेरे भाई बांटी जाती हैं, वैसे ही कंपनी क्या करती है, एप्लीकेंट को शेयर्स बांटती है। समझे कि नहीं समझे बताओ? अगर इतनी बात समझ में नहीं आई तो फिर बेकार बात है ना, तब फिर आप फोकस के साथ वीडियो देख नहीं रहे, है ना। फोकस बनाओ, ठीक है, फोकस के साथ देखते जाइए। चलेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे। अब प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देसी समझ लिया तो अब विदेशी की बात आएगी। देखिए आईपीओ में इन्वेस्टर द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए कंपनी नियमों के अनुसार उन्हें क्या करती है मेरे भाई, शेयर्स अलॉट करती है। इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट टर्म रहेगा मेंबर ऑफ कैटेगरीज। मेंबर ऑफ कैटेगरीज भैया सदस्यों की श्रेणियां, ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं जो बताता जा रहा हूँ वो भी आप थोड़ा सा फोकस के साथ देखते जाओ। देखिएगा कैटेगरी ऑफ मेंबर्स की यहाँ पे बात करेंगे तो जो सदस्य हैं या जो शेयर हैं, शेयर लेकर के किस तरह से अपने अधिकार मतलब बना सकते हैं कंपनी पे, या फिर कहेंगे कि किस तरह से थोड़ी बहुत ओनरशिप जो है वो पा सकते हैं, किस तरह से पा सकते हैं उसको देखेंगे। देखिए पहली चीज तो जो रहती है रजिस्टर्स मेंबर्स, पंजीकृत सदस्य की बात होती है। वे व्यक्ति जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज हो जाए उसको कहते हैं कि भैया पंजीकृत सदस्य है, ठीक है। दूसरा है शेयर होल्डर्स। अब जो मेंबर अगर आपको बनना है तो या तो फिर आप शेयर खरीद लो कंपनी के, अगर मेंबर बनना है तो फिर शेयर भी खरीद सकते हैं, या फिर रजिस्टर मेंबर हो जाओ। जो कंपनी का रजिस्टर है जिसको कहते हैं सर आरओसी, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, है ना। तो आरओसी में आपका नाम दर्ज हो जाए। तो आरओसी कब बनता है बताओ, आपसे ये पूछ ले, बार बार मैं वही चीज कह रहा हूं, बनेगा भैया जब एमओए बनेगा। एमओए के गठन के समय सारी चीजें होती हैं। एमओए मूल दस्तावेज है, इसके ऊपर कोई नियम नहीं बना सकता। सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एमओए क्या है, मूल दस्तावेज होता है। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात समझ रहे हैं। चलेंगे देखिएगा, वे व्यक्ति जो कंपनी के शेयर्स के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर वही है जो कंपनी के शेयर खरीद ले, शेयर के मालिक हो गए, ठीक है। बेनिफिशियल मेंबर्स क्या है, लाभकारी सदस्यों की बात करेंगे। वे व्यक्ति जिन्हें शेयर का वास्तविक लाभ मिलता है, भले ही नाम किसी और के नाम पर हो, ठीक है, भले ही नाम किसी और के नाम पर हो उनका, लेकिन वास्तविक जो लाभ मिलता है वो होते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर की भी बात करेंगे, इसके बाद समझाएंगे कि भैया अपनी मर्जी से बेचेगा, है ना, कोई समस्या से बेचेगा, सब चीजें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे तो इसको साइड कर देते हैं। देखिए देसी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि जैसे किसी दुकान की मेंबरशिप लिस्ट में जिसका नाम दर्ज है, ठीक है, दुकान की मेंबरशिप लिस्ट में कि भैया ये दुकान का सदस्य है, तो वो क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर कि वो कहलाएगा कि भैया वो मेंबर बन चुका है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ कि किसी कंपनी के शेयर रजिस्टर में जो दर्ज होता है कि इन्वेस्टर कंपनी के मेंबर्स उन्हें, देखिए इसको हम ऐसा समझते हैं, इसका चलिए अब इसको समझ लेते हैं प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ, थोड़ा सा इसको भी क्लियर करेंगे। जैसे किसी कंपनी के शेयर रजिस्टर में जो दर्ज है भैया, इन्वेस्टर कंपनी के मेंबर्स वो माने जाते हैं। जो भी कंपनी के शेयर रजिस्टर में अब उनके नाम दर्ज हो गए तो फिर वो क्या करेंगे कि कंपनी के मेंबर माने जाएंगे, जो जितने भी इन्वेस्टर होंगे।
चलिए अब हम प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनने शेयर वगैरह खरीदे हैं, तो उनका कंपनी के रजिस्टर में अगर नाम दर्ज हो गया है तो वो क्या होंगे, वो भैया मेंबर माने जाएंगे। किसी कंपनी के शेयर रजिस्टर में दर्ज जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के मेंबर मान लिए जाते हैं। चलेंगे एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय भाई साहब मैं फिर से कह रहा हूँ लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। भैया पूरे यूट्यूब पर सच में अगर दमदार क्लास लग रही हो तो एक बार लिखना जरूर कि वाकई में दमदार क्लास है, ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुंचे, ठीक है। मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबर्स मतलब सदस्यता प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको जरा अब हम समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया, चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, विश्वास रखिए आप, एक भी चीज ना तो छूटेगी ना बचेगी, है ना। क्लास को अंत तक अगर आप फोकस के साथ देखते हैं तो चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए सदस्यता प्राप्त करने के जो नियम है, तरीके हैं, उनको जरा समझेंगे तो एक परिभाषा के रूप में समझेंगे कि कंपनी का जो मेंबर बनने के विभिन्न तरीके हैं, यानी कि मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबर है, तो उन्हीं को कहते हैं कि भैया सदस्यता ऐसे मिलेगी। अब मिलेगी कैसे, तो पहली चीज तो होती है कि भैया सदस्यता अगर आपको पानी है तो भाई सब्सक्रिप्शन ऑफ एमओए। मैंने कहा था कि एमओए पर अगर आपका नाम हो गया, एमओए पर आपके अगर हस्ताक्षर हो गए तो फिर कोई भी आपको हटा नहीं सकता उस कंपनी से। वो आप फिर क्या हो गए, आप बन गए, है ना, उसके सदस्य आप बन चुके। तो ये एमओए कब बनता है, ये एमओए तभी बनता है जब कंपनी बनती है चुकी। तो जो व्यक्ति कंपनी के गठन के समय एमओए पर हस्ताक्षर करते हैं वे कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, है ना। अब बाकी हटाने वटाने की जो प्रक्रिया है वो फिर अलग चीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे यूनिट में है फिर वो। बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अच्छा अगर आपको सदस्यता लेनी है तो या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि अंशों के आवंटन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो व्यक्ति कंपनी से शेयर प्राप्त करते हैं वे मेरे भाई वे मेंबर बन जाते हैं। जो कंपनी से शेयर प्राप्त करेंगे वो बन जाएंगे, या फिर शेयर होल्डर बन जाओ, है ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर से। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, या फिर दूसरा एक और तरीका होता है कि किसी एक व्यक्ति ने शेयर लिया, किसी कारण से वो क्या कर रहा है कि दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर ट्रांसफर कर दे रहा है, तो भाई साहब इस तरह से भी आप बन सकते हैं, है ना, सदस्य बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते, सदस्य बनते हैं उसमें, समझिएगा। शेयर ट्रांसफर होने पर नया व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन जाता है ना। तो फिर जो नया आदमी है वो भी मेंबर बन जाएगा, चाहे फिर उसका नाम हो या भले ही ना हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने ट्रांसफर किया है। अब ट्रांसमिशन ये अलग अलग से पढ़ेंगे हम, समझना बात। भाई ट्रांसमिशन ऑफ शेयर यानी कि अंश संचरण द्वारा मृत्यु या फिर अन्य कारणों से जो शेयर है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया है, तब फिर उस रीजन में भी वो क्या बन सकता है, मेंबर बनेगा, है ना। बताओ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार, खर्चा ज्यादा हो गया वाकई में, है ना, खर्चा बाकी में ज़्यादा हो गया, कवर आप कराओ अब इसको। देखिए चलेंगे देसी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको, कि जैसे किसी क्लब में नाम लिखवाकर सदस्यता खरीदकर या किसी पुराने सदस्य की जगह आकर अगर कोई व्यक्ति सदस्य बन जाए तो भाई साहब ये चीज़ें क्या हैं, ये देसी एग्जाम्पल था कि अगर कोई क्लब है उसमें अगर सदस्य या तो उसने खरीद लिए पैसे दे करके, या किसी दूसरे व्यक्ति की जगह नाम लिखवा लिया है, तो इस तरह से सदस्य बन सकते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा कि जो मोड ऑफ एक्वायरिंग सदस्यता है वो कैसे हम ले सकते हैं, मेंबरशिप वो ले सकते हैं कि भैया सब या तो एमओए में उसी समय नाम लिखवा लिया जाए, या फिर उसके शेयर वगैरह खरीद ले जाए, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो जाए, या ट्रांसफर ऑफ शेयर हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, समझे कि नहीं समझे। चलेंगे एक प्रोफेशनल एग्जांपल और, इसके बाद हम आगे वाला टर्म समझा रहे हैं कि कंपनी में इन्वेस्टर शेयर खरीदकर या फिर ट्रांसफर के माध्यम से मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं, आसानी के साथ जो मेंबरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबरशिप क्या होते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबरशिप, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए पहली जो इसमें हेडिंग पड़ेगी कि मेंबर्स के जो राइट है, जो अधिकार है, तो पहली रहेगी कि राइट टू रिसीव डिविडेंड यानी कि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। किस तरह से कहेंगे हम इसको, कहेंगे कि मेंबर्स को कंपनी के लाभ में से जो डिविडेंड प्राप्त करने के अधिकार होते हैं उसको कहेंगे सर कि जो रिसीव डिविडेंड है। दूसरे की बात करेंगे कि कंपनी टू वोट, मतलब कंपनी में मतदान का अधिकार मिल जाता है। मेंबर्स कंपनी के महत्वपूर्ण नियमों में से वोटिंग भी भाई साहब कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लिखने का उनको अधिकार मिल जाता है। मेंबर्स को कंपनी के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देखने का भी अधिकार मिल जाता है। चलेंगे भाई, नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट रहेगा आपका राइट टू ट्रांसफर शेयर, यानी कि अंश हस्तांतरण का अधिकार आपको मिल जाएगा। मेंबर्स अपने शेयर्स को नियमों के अनुसार ट्रांसफर भाई साहब कर सकते हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि मेंबर्स की जो लायबिलिटीज हैं यानी कि जो दायित्व हैं उनको हम जरा एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा मेंबर्स की लायबिलिटी यानी कि दायित्व, पहला रहेगा इसमें कि शेयर की राशि का भुगतान करना,
दूसरा रहेगा मेरे भाई कि कंपनी के रूल्स और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पालन करना। तीसरा रहेगा इसमें कि कंपनी के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी मेरे भाई बनाए रखना। नेक्स्ट की बात करेंगे तो देसी एग्जांपल के साथ अब आप समझ लो। जैसे किसी दुकान के साझेदार को लाभ में हिस्सा मिल जाता है और कुछ जिम्मेदारियां भी उसको निभानी पड़ती हैं, तो ये क्या होगा, आपने कहा कि भैया ये उसको अधिकार मिल चुके हैं, है ना। ठीक है, चलेंगे अब प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ और बाकी चीजें हम पूरा आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वगैरह हम समझ लेते हैं, ये भी जरूरी है। देखिए जैसे कंपनी शेयर, अब ये एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। कंपनी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट और डिविडेंड का अधिकार देती है, लेकिन उन्हें शेयर की अनपेड अमाउंट जमा करने का दायित्व भी मेरे भाई उनका होता है। समझ गए। अब चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहली जो आपकी हेडिंग रहेगी इसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का हस्तांतरण और संचरण। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेयर हैं वो अपनी इच्छा से या किसी कारण की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर उसको दे देता है। जब वो शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा तो फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो मेंबर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ लेते हैं। देखिएगा पहली हेडिंग पड़ेगी इसमें कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण। अंशों का हस्तांतरण परिभाषा के हिसाब से समझते हैं कि जब शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को मेरे भाई वो दे देता है ना, दूसरे व्यक्ति को अगर शेयर दे देता है तो इसको कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात यहां पे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि भैया किसी व्यक्ति ने अपने शेयर बेचकर दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिए, है ना, अपने शेयर बेचे दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिए, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे कि भैया ये दूसरा व्यक्ति मेंबर बन गया है। दूसरी बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है कि जब शेयर किसी व्यक्ति को कानून के कारण, जैसे मृत्यु हो गई या फिर है ना दिवालियापन होता है कि जो उसकी देनदारियां थी, है ना, और उसकी जो देनदारियां उसके एसेट से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब उसको ज़्यादा देना है कम। अब दिवालिया ऐसे घोषित नहीं होता है, बताओ आप सबको पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो कि दिवालिया व्यक्ति कैसे घोषित होता है। क्या कोई भी दिवालिया घोषित कर सकता है या फिर कोर्ट उसको दिवालिया घोषित करता है? ये बात आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इससे क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं। इसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कानून के कारण, जैसे मृत्यु हो गई या दिवालिया घोषित हो गया, तब। तो ये बात हमने ट्रांसमिशन की कर ली। ट्रांसफर ऑफ शेयर की हमने समझी थी कि अपनी इच्छा से या किसी ऐसे कारण से कि मतलब वो देना चाहता है दूसरे व्यक्ति को, तो उसने दिया, है ना, तो उसको फिर क्या करेगा, वो मेंबर बनवा देगा इस तरह से। देखिएगा किसी शेयर होल्डर की मृत्यु के बाद उसके शेयर उसके लीगल हायर को मिल जाता है। चलेंगे प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ चीज़ें हम जरा समझ लेते हैं। ठीक है, टोटल 13 टॉपिक इस वीडियो में रहेंगे आपको, और इन 13 टॉपिक के बाद भैया यूनिट 2 एकदम सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा भी नहीं, ढूंढ कर नहीं बचेगा। नेक्स्ट रहेगा कि ट्रांसफर में शेयर होल्डर स्वयं शेयर बेचता है। सुनना बात, ट्रांसफर में शेयर होल्डर अपनी इच्छा से स्वयं शेयर बेच रहा है। हो सकता है उसको पैसों की ज़्यादा समस्या आ गई हो, है ना, तो वो अपना ट्रांसफर कर रहा है, या फिर उसकी इच्छा है कुछ, जो भी रीज़न हो, तो वो खुद बेचेगा। जबकि ट्रांसमिशन में शेयर लीगल प्रोसेस के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं। अब बताओ जब कोई व्यक्ति जैसे मृत्यु हो गई, किसी रीजन से नहीं रहा, तो फिर आप बताओ क्या फिर वो अपना शेयर बेचने के लिए कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म राष्ट्र हित में जो क्लासेस देता है भाई साहब, हम भगवान शिव की प्रेरणा से क्लासेस देते हैं, है ना। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय मेरे भाई जरूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय। बात करेंगे 9 नंबर पॉइंट की, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की बात करेंगे, अंश हस्तांतरण एवं संचरण, इसको समझेंगे। देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंश हस्तांतरण क्या है? शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, इसे ट्रांसफर ऑफ शेयर कहते हैं। एक इन्वेस्टर अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। ट्रांसमिशन, ये हम समझ लेते हैं कानूनी कारणों से, जैसे मृत्यु हो गई किसी कोई रीजन से, ट्रांसमिशन कहलाता है। ये पढ़ चुके हैं ना हम, ये सब चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा से लगा लिया हमने ये। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे 10 नंबर पॉइंट की कि मेथड्स ऑफ बोरोइंग, ऋण लेने के तरीके क्या हैं। चलेंगे ऋण लेने के जो तरीके हैं उनको हम जरा समझ लेते हैं। पहले समझेंगे डेफिनेशन के साथ और उसके बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। देखिएगा डेफिनेशन रहेगी कि कंपनी द्वारा बिजनेस के लिए धन प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों के मेथड ऑफ बोरोइंग कहते हैं। अब कई तरीके से ऐसा होता है कि जो कंपनी है
वो क्या करती है कि दूसरे इन्वेस्टर्स को अपना हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती, शेयर अपना वो नहीं निकालना चाहती। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को, भाई कंपनी को चलानी है, चीज़ों को जो गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ होनी कंपनी में वो तो होंगी, तो उसके लिए क्या करेगी, तो कंपनी भैया लोन लेगी। तो वो ऋण जो लेगी किस तरह से लेगी, क्या लेगी, वो हम सब इसमें पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ बस, है ना। देखिएगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या है, ऋण पत्र जारी करना। पहली, कंपनी जनता से ऋण प्राप्त करने के लिए डिवेंचर्स जारी करती है। दूसरा, बैंक लोन, भैया एक और ऑप्शन है, या तो जनता से डिवेंचर्स जारी कर दी और बोला कि भैया हम आपको 12% देंगे, 13% देंगे, जो भी उनके डील उस टाइम हो ही रहती है तो वो देंगे। बाकी फिर दूसरा ऑप्शन रहता है कि बैंक लोन लेती है ना। कंपनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेकर धन प्राप्त कर सकती है, ये भी उसमें रहता है। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट, जो जमा राशि है, कंपनी द्वारा जनता या मेंबर से डिपॉजिट स्वीकार करके जो है वो धन जुटा सकती है। तो इस तरह से भी क्या है, धन जुटाने का काम होता है। मॉर्टेज एंड चार्जर्स, ये क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, कंपनी अपनी एसेट को सिक्योरिटी के रूप में रखकर ऋण प्राप्त कर सकती है। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ गाने रख, हमारे बुंदेलखंड में मतलब ऐसे बोला जाता है उस शब्द को कि गाने रख के कोई दूसरी चीज़ क्या है ले ली, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए की नीड है ना, 10,000 रुपए की नीड है, तो उसने क्या किया कि उसके पास मोबाइल था तो वो उसने गिरवी रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ देसी एग्जाम्पल के साथ इसको जरा समझ लेते हैं कि जैसे कोई व्यापारी बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेता है या किसी चीज को गिरवी रखकर मेरे भाई पैसा लेता है, सिंपल यही रहेगा। प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, कंपनीज एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए डिवेंचर्स, बैंक लोन और डिपॉजिट के माध्यम से जो बोरिंग करती है, धन जुटाती है, वो सब चीजें इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। चलेंगे, नेक्स्ट है आपका डिवेंचर्स। डिवेंचर्स, इसको हम जरा समझ लेते हैं। डिवेंचर्स होता है ऋण पत्र, है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं सर, हिंदी में कहते हैं मेरे भाई ऋण पत्र कहते हैं। चलिएगा, ऋण पत्र को समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लो। अरे कहां भाग जा रहा है। देखिएगा, डिवेंचर्स इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि डिवेंचर्स वह लिखित प्रमाण पत्र या ऋण पत्र होता है जिसे कंपनी जनता से ऋण या फिर लोन लेने के लिए जारी करती है। किस लिए जारी करती है, ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए जारी करती है। आप कहेंगे सर बात अभी भी समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, आसान भाषा वाली डेफिनेशन, ये कब काम आएगी बताओ। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है लेकिन वह ओनरशिप यानी कि स्वामित्व नहीं बांटना चाहती। मैंने बताया था कि अगर कंपनी को क्या जरूरत होती है कि उसे चाहिए कैपिटल, पूंजी उसको चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि हम दूसरे व्यक्ति को मालिकाना हक दें, ओनर बनाएं, तो ऐसे में वो शेयर नहीं निकालती है। जब वो शेयर नहीं निकालेगी तो फिर क्या करेगी मेरे भाई, लोन ही लेना पड़ेगा। बताओ, दो चीज़ें होती है कि आपने अगर दुकान खोल ली मेरे भाई, तो या तो फिर 2-3 हिस्सेदार बना लो, पार्टनरशिप के साथ आप दुकान खोल लो, या फिर अन्यथा आप ऋण लेकर दुकान खोलो। समझे कि नहीं समझे बताओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, पॉइंट्स के साथ हम चीज़ों को यहाँ पे जरा क्लियर कर रहे हैं। बेहतरीन फैक्ट रहेंगे कि एक एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए, डिवेंचर्स होल्डर यानी कि ऋण पत्र धारक कंपनी का क्रेडिटर लेनदार जो है वो होता है। दूसरी बात करेंगे, डिवेंचर्स पर निश्चित इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया जाता है, जिससे कंपनी ने लिया है उस पर एक तरीके का बोला जाता है कि हम आपसे 17% पे ले रहे हैं, 18 पे ले रहे हैं, जो भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिवेंचर्स होल्डर को वोटिंग राइट अधिकार यानी कि मतदान अधिकार वो नहीं मिलते हैं। वो सोचेगा अब उसी के लिए तो उसने ऋण लिया है कि हमें उसको मालिकाना हक ना देना पड़े, है ना, मेंबर कंपनी में ना बनाना पड़े, तो फिर क्या करेगा वो, तो भाई साहब फिर ऋण लेगी कंपनी, है ना। तो इस ऋण जब ले लेगी तो फिर मतदान का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, डिवेंचर्स को जो निश्चित तौर पर जो राशि उस टाइम डिसाइडेड हुई है, उसकी जो बात हुई है कि भैया इतना इंटरेस्ट रहेगा, तो वो फिर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिवेंचर्स कंपनी के लिए बोरोइंग ऋण प्राप्त करने का प्रमुख एक साधन है ना भैया, साधन तो है ही। निश्चित अवधि पूरी होने पर कंपनी डिवेंचर्स की राशि जो है वो वापस कर देती है। जो एक अवधि मेरे भाई टाइम पीरियड तय होता है। इस एग्जाम्पल से समझ लो कि जैसे कोई व्यापारी लोगों से उधार लेकर तय समय पर ब्याज सहित मेरे भाई पैसा वापस लौटाने का वादा करता है, वैसे ही कंपनी भी डिवेंचर्स जारी करती है। समझ गए। तो प्रोफेशनल एग्जाम्पल, कंपनीज फैक्ट्री एक्सपेंशन या फिर बड़े प्रोजेक्ट के लिए डिवेंचर्स जारी करके इन्वेस्टर से लोन जो है वो प्राप्त करती है। बहुत सिंपल और आसान भाषा के साथ भाई साहब ऐसे हमने नोट्स बनाए हैं, आप खुद कहेंगे कि सर क्या ही नोट्स हैं, है ना।
आपको यहाँ भी समझ में चीज़ें आ रही होंगी, और जब आप नोट्स लेंगे तो उनमें तो और हमने आसानी के साथ चीज़ें लिखी हैं। वीडियो लेक्चर वाले भी नोट्स हम आपके लिए बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो मात्र 199 कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। 199 में आप चाहें तो आप बड़ी आराम से अपने नोट्स ले सकते हैं और घर बैठ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आपके यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करा दो, तो वो समझ लो प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई साहब, 100% मैंने गारंटी ली है कि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आएंगे क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो कि एक आएगा, अरे एक नहीं आएगा, आप टॉप करेंगे, विश्वास करो, टॉप करेंगे मेरे भाई, है ना। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, और आप सबने तो यार पहले विश्वास हमसे दिखाया है, पहले भी जब बोर्ड नहीं था, केवल स्क्रीन पर आपको हम चीज़ें पढ़ाते थे, तब आपने विश्वास दिखाया, है ना। तो समझिएगा, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा कि कोई दूसरा टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो उसके व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर नॉलेज है नहीं है, या केवल एक्सप्लेनर ही बनाते चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मेरे भाई समझनी पड़ेंगी, चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। देखिए, मॉर्टेज एंड चार्जेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे हम आपको बता चुके हैं ये बात एक वन लाइन में, लेकिन थोड़ा और समझाएंगे, बंधक एवं प्रभार। तो मॉर्टेज हम जरा यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि मॉर्टेज वह व्यवस्था होती है कि जिसमें कंपनी लोन प्राप्त करने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको सिक्योरिटी के रूप में रख दे, सुरक्षा के रूप में रखती है ना। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए किसी व्यक्ति को चाहिए, 10,000 रुपए की किसी व्यक्ति को आवश्यकता है। वो क्या करेगा कि अपना मोबाइल, उसका जो एसेट है, उसने किसी दूसरे के पास गिरवी रख दिया, कहेंगे भैया हमें 10,000 रुपए दे दो, 1 महीने में अगर हमने अब ना लौटा पाए तब फिर आप मेरा मोबाइल रख लेना, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो कंपनी वही चीज़ करती है कि लोन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति को सिक्योरिटी, सुरक्षा के रूप में रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की बात करेंगे देसी एग्जाम्पल के साथ, हमें यहाँ समझ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेने के लिए अपना मकान जो है वो गिरवी रख देता है ना। बैंक से लोन लेने के लिए भी अपना मकान गिरवी रख देता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कंपनी अपनी फैक्ट्री या लैंड को मोर्टेज रखकर बैंक से लोन मेरे भाई वो प्राप्त आसानी से कर सकती है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। समझ गए होंगे भाई, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चार्ज प्रभार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, चार्ज प्रभार यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे चार्ज वह कानूनी अधिकार होता है जो लोन लेने वाले यानी कि जो लेंडर होते हैं को कंपनी की एसेट पर सुरक्षा के रूप में मेरे भाई प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे बात ही समझ में नहीं आई ना, चलेंगे एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे बैंक लोन देने के बाद क्या करता है, गाड़ी के कागज अपने अधिकार में रखता है ना। गाड़ी के कागज अपने अधिकार में रखता है कि भैया अगर तुमने लोन नहीं चुकाई तो हम गाड़ी फिर उठा ले जाएंगे, है ना, गाड़ी हम उठा ले जाएंगे। तो उसी तरीके की यहाँ पे भी कार्रवाई होती है। नेक्स्ट, ये शायद लास्ट रहेगा आपका, इसके बाद आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा बस एग्जाम्पल के साथ स्कोर क्लियर कर लेते हैं, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, बैंक कंपनी की एसेट पर चार्जेस बनाकर अपने लोन को सुरक्षित करता है, ठीक है। 13 नंबर लास्ट जो आपकी हेडिंग इसमें पड़ेगी वो रहेगी आपकी कि फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज क्या है, यानी कि स्थायी एवं चल प्रभार की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। चलेंगे स्थायी प्रभार समझेंगे कि फिक्स्ड चार्जेस वह चार्ज है जो कंपनी की किसी निश्चित एसेट, जैसे लैंड है ना, भूमि है, कोई बिल्डिंग है, उसका उसकी कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है उसका, उस पर बनाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? आप कहेंगे अभी नहीं समझे। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अपना मकान गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है ना, कोई व्यक्ति अपना मकान गिरवी रख करके बैंक से लोन लेता है कि भैया ये मेरे घर के पेपर्स हैं, इनको रख लो और फिर क्या कर दो, मुझे लोन दे दो। तो फिर वही मकान क्या है, फिक्स्ड सिक्योरिटी मेरे भाई बन जाता है। क्या बन जाता है? फिक्स्ड सिक्योरिटी मेरे भाई बन जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ, हम आपको समझाते हैं। कंपनी अपनी फैक्ट्री, बिल्डिंग या फिर मशीनरी पर फिक्स्ड चार्जेस बनाकर मेरे भाई टीम लोन जो है वो प्राप्त करती है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना होगा। फ्लोटिंग चार्जेस यानी कि चल प्रभार क्या है, ठीक है। स्थायी प्रभार समझा, चल प्रभार समझा। स्थायी प्रभार हम समझ गए, है ना, कि कंपनी हो या फिर जैसे कोई व्यक्ति है तो वो क्या करता है कि अपना जो सामान है वो पूरी तरीके से गिरवी रख दिया, ठीक है, कि भैया चलो ये हमारी सिक्योरिटी के रूप में हो गए। अब फ्लोटिंग चार्जेस क्या है? चल प्रभार। फ्लोटिंग चार्ज वह चार्ज है जो कंपनी की बदलती हुई करंट जो एसेट है, जैसे स्टॉक है, इन्वेंट्री है या रॉ मटेरियल है, इन पर बनाया जाता है।
जैसे देसी एग्जाम्पल से समझ लो, समझ आ जाएगा। जैसे दुकान का माल रोज बिकता है और नया आता है, फिर भी उसी माल के आधार पर जो है वो लोन लिया जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं भैया चल प्रभार। उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें आप समझ गए, है ना। बस प्रोफेशनल एग्जाम्पल और रह गया, इसको हम थोड़ा और कवर कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें कंप्लीट आपकी फिर इस तरह से हो जाएंगी। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, प्रोफेशनल एग्जाम्पल इससे समझ लेते हैं कि जैसे कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, है ना, वर्किंग कैपिटल लोन क्या है, मतलब जो काम कर रही उसके लिए जो धन की आवश्यकता है, उसके लिए अपने स्टॉक और इन्वेंट्री पर फ्लोटिंग चार्जेस जो है वो बनाती है। फ्लोटिंग चार्ज मेरे भाई क्या करेगी, बनाती है ना। तो मेरे भाई इसको क्या कहेंगे कि भैया, हम कह देंगे कि भैया ये फ्लोटिंग चार्ज हो गया। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, ईमानदारी से भैया सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, और इससे क्या होगा कि आने वाली जो वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन मेरे भाई आप तक पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करके आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने वीकॉम से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। लाइक करने से भाई साहब मुझे भी ऊर्जा मिलती है, ताकि मैं आगे का जो काम करता हूँ उसमें मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा था वो लोगों को पसंद आ रहा है। लास्ट में एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई साहब नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपके सामने पूरा, है ना, हमने सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9236326396, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और इससे पहले की क्लासेस में मैंने क्या किया है, कंपनी लॉ की यूनिट 1 हम पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है। बाकी अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आपको चाहिए लिखित रूप में, तो PDF हम आपको देंगे कहाँ, अपना जो एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम है, BSc एमबीएस नाम से बना है, BSc एमबीएस शिवम से, तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी ई नोट्स जो आपको हम दे रहे हैं भैया, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, विश्वास करिए, बहुत सारे लोगों ने हमसे पहले विश्वास दिखाया है ना। तो वो सारी चीज़ें तीनों के फॉर्मेट में हम चीज़ें रखते हैं, चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे राधे। एक बार लिख जरूर देना कमेंट में कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है। हर हर महादेव, वंदे मातरम। पूरे भारत में नंबर 1 बनेगा अपना एमबीएस शिवम, ये बनेगा भाई साहब कैसे, अपने कंटेंट के दम पर, ठीक है। किसी की, हम ये नहीं कहते कि कोई हमें सहानुभूति दे दो, कैसे कर दो, नहीं नहीं, है ना। जब हम चीज़ें पढ़ाते हैं, जब हम चीज़ें कराते हैं, कंटेंट में दम रखते हैं, तभी हम छाती ठोकते हैं। बताइएगा जरूर, क्या सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास थी या नहीं थी, समझाने का तरीका या क्या कंटेंट आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या लगा, आप हमें बताएंगे कमेंट में। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।